तो हमारी ये जो क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट, जो दिसंबर 2022 में पेपर होना था वो बेसिकली अब मर्ज हो रहा है, जून 2023 में होगा। इसके संबंध में हम लोग सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि पहले ही पॉइंट में कि समाज कार्य की अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और साथ ही साथ उसके कौन कौन से लक्षण हैं समाज कार्य के, और समाज कार्य की विशेषताएं, उद्देश्य कौन कौन से बन सकते हैं, उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। वहीं अगर हम बात करें एम्स के संबंध में, तो एम्स भी आपसे ये कहता है कि समाज कार्य की बेसिक जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए, समाज कार्य का अर्थ आपको पता होना चाहिए, समाज कार्य के अर्थों के साथ साथ विशेषताएं, लक्ष्य और उसके विषय क्षेत्र, उसके नेचर, उसकी प्रकृति क्या कहती है, उसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, ये भी आप लोगों से मेडिकल सोशल वर्क में प्रश्न पूछा जा सकता है ना। इस चीज को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं, अभी हम लोगों ने कल लास्ट वाली क्लास लिया था, वहाँ पे हमने समाज कार्य के बेसिक जानकारी ली थी। बेसिक जानकारी के बाद एक विद्वान आए जिसका नाम था हेलन क्लार्क, जिन्होंने अपनी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क की किताब में 3 युगों के बारे में चर्चा किया, प्राचीन युग के बारे में, मध्य युग के बारे में और आधुनिक युग के बारे में। ये मैंने कल आप लोगों को बताया था। वहीं साथ ही साथ मैंने आप लोगों से समाज कार्य की विशेषताओं पर भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। समाज कार्य की विशेषता क्या होती है, मैंने आपसे कहा कि आप अपने किताब की विशेषता बताइए, आप अपने फ़ोन की विशेषता बताइए, आप अपने पेन की विशेषता बताइए। तो आप लोग कहते हैं कि पेन में एक ब्लू कलर है या ब्लैक कलर हो सकता है, इंक डली गई है, ठीक, इससे लिखा जाता है, इस तरीके से आप विशेषताएं बताते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब मैं आपसे कहूं कि समाज की विशेषता बताइए, तब आप कहते हैं कि समाज कार्य एक व्यावसायिक विधा है या व्यावसायिक सेवा है। वहीं व्यावसायिक सेवा होने के नाते वैज्ञानिक ज्ञान, प्रविधि, निपुणता, दार्शनिक मूल्यों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए समाज कार्य की ये विशेषता मानी जाती है। क्योंकि व्यावसायिक सेवा एक ऐसी सेवा है जहां क्रमबद्धता अध्ययन को बात करता है और क्रमबद्धता समाज कार्य में ही होता है, इसलिए यह समाज कार्य की एक विशेषता है। और यह प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता करता है क्रमबद्ध तरीके से। वहीं समाज कार्य की एक विशेषता और हो सकती है कि पहले समस्याओं का मनोसामाजिक अध्ययन करता है, उसके बाद वह निदानात्मक मूल्यांकन जैसी क्रिया का भी संचालित करता है। इसलिए आप कह सकते हो कि समाज कार्य की विशेषता यह भी है कि समाज कार्य में एक प्रक्रिया का फॉलो होता है, एक प्रोसेस फॉलो होता है, जहां आप मनोसामाजिक अध्ययन, निदान, उपचार जैसी प्रक्रिया का संचालन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एक और विशेषताओं को देख सकते हैं, जहां समाज कार्य संबंध केवल समस्याग्रस्त व्यक्ति, समूह अथवा समुदायों को अपनी मनोसामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सहायता प्रदान करने की बात करता है, और साथ ही साथ उसे आत्म सहायता करने की क्षमता को विकसित करने का प्रयास करता है। इसलिए यह भी एक प्रकार की समाज कार्य की विशेषता है। और विशेषता क्या उसकी हो सकती है? विशेषता यह है कि समस्याग्रस्त व्यक्ति, समूह अथवा समुदाय के व्यक्तित्व संबंधी संरचनाओं को साथ साथ सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात करता है, और यह समाज कार्य की विशेषता है जहां परिवर्तन की बात हो। वहीं अगर हम लोग चर्चा करें तो व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति ना होने पर हम मनोसामाजिक समस्याएं जो देखते हैं, जो उत्पन्न हुई है, उनके समाधान में व्यावसायिक ढंग से सहायता प्रदान करते हैं। इसलिए समाज कार्य एक महत्वपूर्ण विशेषता को बताता है, जहां आप लोगों ने देखा कि आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है, तो वो समाज कार्य की विशेषता होती है। समाज कार्य विशेषता जो है वो प्रक्रिया के अंतर्गत मानव विकास में जो बाधा उत्पन्न होती है, उस बाधाओं को रोकने का प्रयास करता है और तथ्यों को एकत्रित करता है, और तब जाकर उसको तथ्यों को विश्लेषित करके मनोवैज्ञानिक ढंग से उन सामाजिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता है। यह एक प्रकार की सामाजिक विशेषता है, समाज कार्य की विशेषता है। तो मैंने कल इन सभी पर चर्चा कर चुका था, तो मैंने आप लोगों को केवल रिकॉल करा दिया है, बता दिया है। समझ में बात आई सबको? एक बार स्पष्टीकरण करें फिर मैं आगे बढ़ूं। एक्चुअली क्या है कि कल मैंने इसके बारे में बताया था, इस वजह से थोड़ा सा तीव्र गति से बताया हूं, है ना। कोई बात नहीं, अब आप लोगों को मैं धीरे धीरे लेके चलूंगा और आराम आराम से बताऊंगा। बात को कुल ध्यान से सुनना है। इस समय आप लोग म्यूट हो जाइए और ऐसी जगह पर बैठे, ऐसी जगह पर आप अध्ययन करें कॉपी पेन लेकर, जहां पर आपके आसपास कोई आवाज ना आए, है ना, तो ताकि आप डिस्टर्ब ना हो।
जब मेरी बातों को आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, तभी आप सही तरीके से पढ़ पाएंगे समाज कार्य के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज जो है। देखिए, एक एक चीज़ मुझे याद आ गई यहाँ पे, आपको बता दूं। एक होता है समाज सेवा, एक होता है समाज कार्य। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा समाज सेवा यानी सोशल सर्विस और सोशल वर्क के बारे में। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिसे आपको इसको पता होना चाहिए, समाज सेवा वगैरह, क्योंकि यूजीसी के एग्ज़ाम हो या एम्स का एग्ज़ाम हो, ऐसी छोटी छोटी बातों को पूछ लेता कभी कभी। जब आप लोगों से पूछा जाए समाज सेवा के बारे में, तब आपका जवाब क्या होना चाहिए? बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ निर्धन लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना सामाजिक सेवा कहलाता है। निर्धन लोगों के लिए या उनके कल्याण के लिए जब आप काम करते हैं तो वह नाम दिया जाता है सामाजिक सेवा का। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि फिर समाज कार्य क्या क्या होता है। हालांकि समाज कार्य का ही पार्ट समाज सेवा भी है, परंतु जो समाज कार्य होता है वो बेसिकली वहाँ पे कार्य प्रशिक्षित होते हैं, और कार्य प्रशिक्षित लोगों के द्वारा जब समाज कार्य का एक लक्षण, जब प्रशिक्षित लोगों के द्वारा जिन समाज कार्यों में दक्षता प्राप्त होती है वो समाज कार्य होता है। जहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित समाज है, जहाँ लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित है, जहाँ समाज कार्य का एक बहुत बड़ा क्षेत्र देखने को मिलता है, वह पार्ट बनता है लोकतांत्रिक मूल्य। और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित आपका समाज कार्य है, ना कि समाज सेवा है। मैं भी आपको बताता हूं, लिख लीजिए, पॉइंट्स कुछ लिखवा देता हूं ताकि आपको पता रहे। देखिए, जब आपसे समाज सेवा में बात करें तो आप लिखना कि आयोजन राज्य द्वारा होता है इसका। समाज सेवा किसके द्वारा होता है? इसका आयोजन राज्य द्वारा। देखिए, पेपर में जो चीज़ें आपको मिल सकता है ऑप्शन में, यही ऑप्शन मिलेंगे जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आयोजन राज्य द्वारा मिल सकता है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, सामाजिक सेवाओं का एक ऐसा ये लक्षण माना जाता है, इसका आयोजन राज्य के द्वारा किया जाता है और इसके अतिरिक्त समाज द्वारा भी इसका आयोजन किया जा सकता है। बट याद रहे आप सबको कि समाज सेवा जो होगा वो आयोजन राज्य के ही द्वारा होगा, ना कि समाज कार्य में ही इन्वॉल्व होगा। परंतु जब अप्लाइड प्रश्न में आते हैं तो प्राथमिकता सेवा योजना की, समाज सेवा को देंगे, ना कि समाज कार्य के देंगे। यदि समाज सेवा ऑप्शन में नहीं होगा और वहां पे आयोजन राज्य द्वारा पूछा जाएगा तो समाज कार्य को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि समाज सेवा नहीं है वहां पे। यदि समाज सेवा और समाज कार्य दोनों ऑप्शन में है तो आयोजन राज्य के द्वारा जो मैं बता रहा हूं वो समाज सेवा में आता है, ना कि समाज कार्य में आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करूंगा अगर मैं, तो सभी वर्गों के लिए होता है। दूसरी पॉइंट है ये, सभी वर्गों के लिए होता है। वर्गों का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसको समझ लीजिए एक बार। सामाजिक सेवाओं का एक मुख्य लक्षण पाया जाता है, ये बताया जाता है ये सभी वर्गों के लिए। तो ये सेवाएं समाज के सभी वर्गों में होती हैं, चाहे कोई पिछड़ा वर्ग का हो या उपेक्षित वर्ग का हो, उसमें हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए जब आपसे पेपर में आए सभी वर्गों के लिए क्या हो सकता है, तो आप बताइएगा समाज सेवा होता है। यदि ऑप्शन में समाज सेवा नहीं होगा तो समाज कार्य दीजिएगा, क्योंकि अप्लाइड प्रश्न में आपको समाज कार्य भी मिलेगा और समाज सेवा भी मिलेगी, दोनों के दोनों मिलेंगे आप लोगों को। बात समझ में आ रही है कि और स्लो चलो? बताइए। चलो बहुत बढ़िया। फिर एक बात करूं, जीवन स्तर को ऊपर उठाना। जीवन स्तर को ऊपर उठाना, देखिए बात को समझिए अच्छे से। उठाना, अगर मैं आपसे कहूं सामाजिक सेवा का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक सेवा का उद्देश्य होता है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। यह समाज सेवा का पार्ट बनता है। तो जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाना भी आप समाज सेवा के अंतर्गत रख सकते हैं। मानव और समाज का विकास, अगर आप बात करें, मानव प्लस में समाज का विकास की बात करें, समाज विकास की बात करें, तो भी सामाजिक सेवाओं का ये लक्षण के अंतर्गत ये सेवाएं जो मानव और समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है, वहां हम इसको लक्ष्य के रूप में रखते हैं कि मानव और समाज का विकास करना है। हमारा मोटो क्या होता है? मानव और समाज का विकास करना है। तो यह सामाजिक सेवाओं का एक लक्षण माना जाता है।
और अधिकार का संरक्षण करना। अधिकार का संरक्षण करना, सामाजिक सेवाएं व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण करती है, सामाजिक सेवा। और एक बात बता दूं, और एक आपको, व्यक्तियों के दायित्वों का बोध कराना। देखिए, आपको अगर मैं बताऊं एक चीज, आपको मालूम होना चाहिए कि जो शिक्षा है, शिक्षा आपको क्या बताती है? शिक्षा आपको कहती है कि उत्तरदायित्व अपना अपना अधिकार को जानो, आप अपने अधिकारों को जानो और अपने उत्तरदायित्व को समझो, ये शिक्षा बताती है। सोशल वर्क में अगर हम बात करें कि व्यक्तियों के दायित्व का बोध कराना, व्यक्तियों के दायित्व का बोध कराना, जहां सामाजिक सेवा का लक्षण के अंतर्गत व्यक्ति के दायित्वों की बोध, मतलब एक प्रकार का समझ देना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अधिकारों की समझ को विकसित करना, वो समाज सेवा का पार्ट होता है। तो याद रखिएगा, ये कुछ पॉइंट्स मैंने बताया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है, और 6 के 6 पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अप्लाइड प्रश्न में ये देखने को मिलता है, ऐसे पॉइंट्स। वहीं बात कर लेते हैं समाज कार्य के बारे में, थोड़ा सा समय लूंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे समाज कार्य के उद्देश्य के बारे में। हालांकि ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे। अगर हम बात करें, बट आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पूछे आपसे कि समाज सेवा समाज कार्य में अंतर बताओ ना, तो ये सारी चीजें रख देना आप। अब समाज कार्य के बारे में पता हो जाएगा तो आप स्पष्टीकरण कर लेंगे। देखिए, समाज कार्य क्या होता है ना, समाज कार्य कहता है विशेषज्ञता पूर्ण कार्य होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे विशेषज्ञता पूर्ण क्या हो सकता है। जब भी कभी आप बोले, एक ट्रेडिशनल शब्दों का प्रयोग करें। कभी भी सोशल वर्क में जब आप बोले तो ट्रेडिशनल शब्द का ही प्रयोग करेंगे, तभी आपकी पहचान बन पाएगी कि आप सोशल वर्कर हैं। अदरवाइज आप सोशल वर्कर के रूप में बहुत कम जाने जाएंगे। कारण ये है कि बहुत कम लोगों को मालूम होता है। जब आप इस तरीके के ट्रेडिशनल शब्दों का प्रयोग करते हैं तो अगले बंदे को पता चलता है कि वास्तव में सोशल वर्क कुछ है, और अगर कुछ है इस तरीके का आपको बताना है तो आप ट्रेडिशनल शब्दों का प्रयोग किया करें। एक होता है विशेषज्ञता पूर्ण कार्य करना। विशेषज्ञता पूर्ण का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये कहता है कि समाज कार्य एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में आएगा जहां विशेषज्ञता पूर्ण कार्य को हम प्रदर्शित करते हैं। बेसिकली समाज कार्यों को करने के लिए जब प्रशिक्षित और विशेषज्ञ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है, तब हमें विशेषज्ञता पूर्ण कार्य करने की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि सोशल वर्क में एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता होना जरूरी है, साथ ही साथ एक विशेषज्ञ कार्यकर्ता की भी जरूरत है। मतलब बात एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं। एक विशेषता पाई जाती है प्रशिक्षित कार्यकर्ता, दूसरी क्रम मैंने आपसे बताया कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता के साथ साथ विशेषज्ञ कार्यकर्ता भी उसके अंदर होना चाहिए। एक प्रकार से काउंसलर, परामर्शदाता के रूप में उसे होना चाहिए। इसलिए उसे कहा जाता है सोशल वर्क को कि विशेषज्ञता पूर्ण कार्य करता है। ये एक क्रमबद्धता से काम करता है, सुव्यवस्थित ज्ञान, क्रमबद्ध विज्ञान को ही हम लोग क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं एक विज्ञान की परिभाषा में, तो हम कहते हैं क्रमबद्धता से, सुव्यवस्थित ढंग से जो ज्ञान होता है, जो अर्जित करते हैं, उसको हम विज्ञान कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से समाज कार्य में भी जब आप क्रमबद्धता, ज्ञान, कौशल यानी दक्षता इत्यादि चीज़ों का जब आप प्रयोग करते हैं तो उसे में हम कहते हैं ये समाज कार्य है, उसे हम लोग बोलते हैं समाज कार्य। और ये चीज़ें हम यूज करते हैं विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों में, इसलिए आपको याद रखना होगा। आप चाहो तो यहाँ पे नीचे लिख सकते हो एक पॉइंट, विशेषज्ञतापूर्ण कार्य। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक और बात होता है कार्य प्रशिक्षित लोगों द्वारा होता है, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। दूसरा पॉइंट में कार्य एक प्रशिक्षित लोगों के द्वारा होता है। जिसे समाज कार्य एक लक्षण ये बताता है कि प्रशिक्षित लोगों द्वारा ही किया जाता है, और जिन्हें समाज कार्यों में दक्षता प्राप्त होती है, समाज कार्य में कौशल प्राप्त होते हैं, स्किल प्राप्त होती है। इसलिए आप कह सकते हो कि कार्य प्रशिक्षित लोगों द्वारा होना चाहिए। यह है समाज कार्य। तीसरी अगर हम बात करें तो आपसे कहता है कि विशेषज्ञता में या विशेषज्ञता से परिपूर्ण होना चाहिए। विशेषज्ञता से परिपूर्ण का मतलब होता है कि समाज कार्य की शिक्षा और ज्ञान, तकनीकी कौशल की विशेषज्ञता में पूर्ण होता है। इसलिए इसका नाम रखा गया कि विशेषज्ञता से परिपूर्ण। जब भी काम इसका होता है ना, यह हमेशा अगर हम बात करें तो विशेषज्ञता से परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण होता है, तभी काम आप सोशल वर्क का सही तरीके से आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, है ना। कहने का मतलब तकनीकी होगी, सिद्धांत होगा,
है ना। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कौशल होंगे, ठीक है, क्रमबद्धता होगा, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। मानवतावादी दर्शन होगा, तब जाके आप कह सकते हो इसे कि ये विशेषज्ञतापूर्ण से भरपूर है, ठीक है। चौथी बात अगर हम करें, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। देखिए, मैंने अभी आप लोगों से समाज सेवा में भी एक शब्द को आप लोगों से बताया था कि समाज सेवा में क्या शब्द आता है, तो आइचित है सभी वर्ग, मैंने बताया था वहाँ पे। मानव और समाज का विकास बताया था, अधिकार का संरक्षण बताया था, दायित्वों का बोध बताया था। लेकिन यहाँ जो एक पॉइंट आपके सामने देखने को मिल रहा है, वह पॉइंट आप नोट कर लीजिए, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होता है। कहने का तात्पर्य समाज कार्य लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों पर आधारित होता है, और यह समाज कार्य की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है, लक्षण देखने को हमें मिलता है। तो नोट करना है तो नोट कर लीजिए, लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होगा आपका, लोकतांत्रिक मूल्यों पर। एक आपका यहां पर हम बात करें तो मूल्य कारणों पर निर्भर होगा। जो मूल कारण होगा, मूल कारण का मतलब तो बुनियादी, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर। तो मूल कारणों पर निर्भर, यानी समाज कार्य योजना समस्याओं की प्रकृति और उसके मूल कारणों पर निर्भर होती है, इसलिए यह समाज कार्य कहा जाता है। अगर हम बात करें, एक और पॉइंट आता है कि मानवीय और सामाजिक विकास होना। देखिए, हालांकि आपने यहाँ पे भी मानव और सामाजिक विकास की बात किए थे, यहाँ पे भी समाज कार्य का एक लक्षण है कि मानवीय और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और इसके अतिरिक्त समाज कार्यों में सामाजिक दायित्वों का अनुपालन भी किया जाता है। इसलिए आप इसको बोल सकते हो कि समाज कार्य जो है मानवीय और सामाजिक विकास पर आधारित है, या आप कह सकते हो कि ऐसे लक्षणों को प्रदर्शित करता है ये, ठीक है। क्या क्या? मानवीय, ठीक है, नोट कर लीजिए, मानवीय, और आप लोगों के लिए एक होगा सामाजिक विकास, ये भी इसमें मिलता है। एक आपका आता है भुगतान स्वीकार करना। भुगतान, भुगतान, देखिए समझिए इस बात को, भुगतान स्वीकार करना, ये क्या होता है? समाज कार्य का एक लक्षण ये है, कहता है कि कार्यकर्ता भुगतान को स्वीकार करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि विभिन्न परोपकारी कार्यों में वे बिना किसी भुगतान के वे कार्य करते हैं। तो कभी कभी परिस्थितियां ऐसे भी विपरीत हो जाती है, ऐसे से देखने को मिल जाता है, परंतु आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने विभिन्न परोपकारी कार्यों में आपने कभी कभी देखा हुआ होगा कि वो चार्ज नहीं लेते, लेकिन आपके चार्ज बनते हैं। किसी को अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं या किसी को आप गाइड कर रहे हैं तो उसके आपके चार्ज बनते हैं, चाहे 15 मिनट हो, चाहे आप आधे घंटे दे रहे हो, चाहे 45 मिनट कर रहे हो। जब भी सोशल वर्क काम किया जाता है तो 45 मिनट का काम किया जाता है, मैक्सिमम है ये 45 मिनट। आप 45 मिनट, आपको बताओ इसका चार्ज जो होता है 1500, मतलब 1000 से लेकर 1000 रुपये से लेकर 1500 के बीच में रखता है, इसका चार्ज होता है ना। तो कहने का मतलब भुगतान स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ये समाज कार्य की एक विशेषता है, एक प्रकार का लक्षण बताता है। विशेषता ना कह के आप लक्षण कहें तो सबसे अच्छी बात है। ये दिखता है ऐसे में, लेकिन लोग भुगतान या पेमेंट नहीं कर पाते हैं, कुछ परिस्थितियों की वजह से, तो कुछ लोग छोड़ भी देते हैं कि नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को उसका पेमेंट लेना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें, एक और पॉइंट आती है हमारे सामने कि कार्य लोगों की भलाई के लिए होता है। समाज कार्य में अगर हम बात करें तो लोगों की भलाई के लिए कार्य किया जाता है, यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगी, ठीक है। क्या रहेगा? कार्य लोगों की भलाई के लिए होता है। तो इतनी बातें तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये थी समाज कार्य के लक्षण, और इधर थे समाज सेवा के लक्षण। तो मैंने बहुत अच्छे से दोनों को समझा दिया है, आप लोगों को नोट्स भी बनवा दिया है। इसको एक दो बार देख लीजिए, एक एक लाइन भी शायद आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। जी, क्वेश्चन था जी, ये जो अपना समाज सेवा और समाज कार्य में एक पॉइंट है मानव समाज का विकास और मानवीय, मतलब क्या ये क्वांटिटेटिव? देखिए नहीं, दोनों देखो, दोनों आपको बताओ, दोनों चीज़ों में आएगी। मानवीय विकास समाज सेवा में भी आएगा। देखो क्या उसमें क्या था, उसमें यह था कि समाज सेवा में कहता है कि सेवाएं मानव और समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बात को केवल समझिए एक लाइन में, सेवाएं जो हैं मानव और समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध होती है, और इसका लक्ष्य यही है कि मानव और समाज का विकास हो सके, मोटो एक ही है। लेकिन जब हम समाज कार्य की बात करते हैं सर, तो कहता है यहाँ पे कि मानवीय और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसके अतिरिक्त भी समाज कार्यों में सामाजिक उत्तरदायित्व का अनुपालन भी किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ
कि आप यहाँ पर भी मानव और सामाजिक विकास को ध्यान में केंद्रित कर रहे हैं। यहाँ आप ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, परंतु यहाँ पे उतना कंपलसरी चीजों को नहीं बताया गया कि ध्यान केंद्रित को, केवल ध्यान केंद्रित की बात की। समाज सेवा में प्रतिबद्ध है, यहाँ पे हाँ, ये ध्यान को केंद्रित करते हुए कार्य करना बस। हाँ डिफरेंस बस इतने वर्ड का। हाँ, बस 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 एक एक केवल, हाँ, एक एक वर्डों को समझना है। तो जब आप एक एक वर्ड को समझ जाएंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। तो ये थी जैसे कि मैंने आप लोगों को इन सारी चीज़ों पर बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम सब के लिए, ये पेपर में पूछा जाता है ना। ध्यान देने वाली चीज़ें हैं हम सब के लिए, ये है कि नहीं, बताइए, क्लियर है? हाँ, आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में हम लोग कुछ और चीज़ों के देखेंगे, है ना। कुछ और भी चीज़ों को देखते हैं, रुक जाइए। एक मिनट। चलिए, तो अब बात करने वाले हैं समाज कार्य की उद्देश्य क्या होता है, क्या उद्देश्य है इसका, एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर आपसे कभी जैसे पूछ ले आप सभी लोगों से, है ना, तो आप अपने शब्दों में कुछ बताना चाहेंगे मुझे? हाँ बताइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वर्क। कुछ बताना चाहेंगे क्या आप लोग मुझे, क्या हो सकता है? सर जैसे कि मानसिक समस्याओं का समाधान करना है ना, निर्बल या लोगों को उनको अच्छे जीवन स्तर सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए, को कुछ भौतिक सहायता करना। बिल्कुल तो पहले बताया जी, बिल्कुल 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 सही बात। बिल्कुल जी, क्या कह रहे हैं आप? लीगल एडवोकेसी। ओके, सही सही। देखिए, यहाँ आप लोगों ने लगभग सभी लोगों ने अपनी बातों को अपने तरीके से रखा, बढ़िया है। देखिए, समाज कार्य की अगर हम बात करें आमतौर पर तो स्वीकृति के अर्थों में, तो समाज कार्य आपको बताता है कि सामाजिक समस्या और कमियों के उपचार से संबंधित है, जहाँ जो व्यक्ति और सामाजिक परिवेश के बीच संबंधों में मौजूद होती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम भी होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। तो मैं आप सबसे अगर बताऊं तो सोशल वर्क इज़ अ प्रोफेशनल प्राइमरी एक कॉन्सर्ड है विद द अगर हम बात करें तो रेमेडी टाइप की एक्टिविटी होती है, जहाँ पे साइको सोशल प्रॉब्लम्स एंड डिफाइन विच एग्जिस्ट इन द रिलेशनशिप बिटवीन इन द इंडिविजुअल एंड हिज सो इन्वॉल्वमेंट। कहने का तात्पर्य मेरा यही था कि सामाजिक समस्याओं के बारे में जब हम कभी बात करते हैं तो वो कहता है आपसे कि कमियों के उपचार से संबंधित, यानी रेमेडी करने की बात करता है, और वो एक संबंध में पेशा बताता है जहाँ पे सामाजिक परिवेश के बीच में जो संबंध होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो आप देख सकते हो कि समाज कार्य में कार्यकर्ताओं की सेवाओं को प्रदान करते समय दिशा निर्देश करते हुए, इसलिए इसकी जानकारी आवश्यक है कि समाज कार्य के उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें दिशा निर्देश के रूप में हम देख सकते हैं। तो एक विद्वान थे, उनका नाम था ब्राउन। याद करिएगा, ये ब्राउन काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप लोगों से समाज कार्य के जब उद्देश्य पूछे जाएंगे कभी भी, अगर पेपर में आएंगे, तो श्योर है कि ब्राउन का ही नाम आएगा यदि आप लोगों से प्रश्न उद्देश्य के रूप में आते हैं तो। अब ये पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं ब्राउन के द्वारा, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, चाहे तो आप परिभाषा के रूप में भी इसको याद रख सकते हैं। भौतिक सहायता प्रदान करना एक होता है, समायोजन स्थापित करने में सहायता देना होता है, मानसिक समस्याओं का समाधान करना होता है, निर्बल वर्ग के लोगों को अच्छे जीवन की स्तर में सुविधाएं उपलब्ध करानी होती है। देखिए, ये परिभाषाएं हैं, समझ लीजिए, ये परिभाषाएं हैं ब्राउन महोदय की, जिन्होंने समाज कार्य के उद्देश्य को बताया था। कहा था कि भौतिक सहायता प्रदान करना, भौतिक सहायता प्रदान करना क्या हो सकता है, क्या कोई बताना चाहेगा मुझे? भौतिक अगर हम बात करें सहायता प्रदान करने की बात कर रहा है तो सर इसमें जैसे कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि घर वगैरह है ना, उनको जो भी सुविधाएं हैं उसके लिए, मतलब जो जिसको वो टचेबल चीज हो जो उपलब्ध कराई जा सके, उसके लिए जो रास्ता बताना वगैरह। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। कहने का मतलब जो भौतिक सहायता प्रदान करने का मतलब हुआ, इन्होंने एक सामग्री शब्द को जोड़ते हुए बता रहे थे। सही बता रहे थे आप
कि एक प्रकार से सहायक सामग्री और सहायक उपकरण के रूप में यूज होता है, जहां सेवार्थी की गतिशीलता, संचार, उसकी दैनिक गतिविधियों में सहायता प्रदान करने की बात करता है। उसके जीवन में गुणवत्ता में सुधार लाने वाला एक उपकरण होता है ये भौतिक सहायता। कहने का तात्पर्य, आप चाहो तो यहाँ पे अगर पॉइंट में बनाना चाहे तो मैं पॉइंट में भी लिखवा सकता हूँ, केवल अगर समझाना चाहते हैं समझ लीजिए। देखिए, पहले पॉइंट अगर मैं बताऊँ आप लोगों से तो आप ये कह सकते हैं कि दैनिक जीवन के लिए सहायक उपकरण होते हैं। दैनिक जीवन के लिए सहायक उपकरण कैसे, आपको बता दूं, सोशल वर्क में जब आपका सिलेक्शन होगा मेडिकल सोशल वर्क में, तो उसमें आपकी कई भूमिकाएं देखने को मिल जाती है, तो दैनिक जीवन को लेकर भी मिल जाती है। दैनिक जीवन का इस्तेमाल किए जाने वाले जो यंत्रों में, जैसे खाने की बात हुआ, स्नान करने की बात हुआ, खाना पकाने की बात हुई, ट्रेशिंग की बात हुई, टॉयलेटिंग की बात हुआ, घर के रख रखाव की बात हुई, आदि ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो इस्तेमाल किए जाने वाले स्वयं सहायता यंत्रों को शामिल करता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि भौतिक संसाधनों में या भौतिक सहायता प्रदान करने में आप कह सकते हो कि इन उपकरणों में संशोधित किया जाना जरूरी है। गतिशीलता उपकरण में संशोधित कर सकते हो। कार्य स्थल के लिए जो संशोधन है, वहां पे जहां भौतिक बाधाओं को कम करने के लिए सकारात्मक परिवर्तन होता है, जैसे लिफ्ट रैप हो गया। आपका सुलभ बनाने के लिए बाथरूम में संशोधन हो सकता है। स्वतः दरवाजा खोलने के उपकरण और बड़े दरवाजा इत्यादि बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो ये आपका एक कार्य या कार्यस्थल या घर के लिए संशोधन का भी पार्ट बन सकता है। ठीक है, जैसे दैनिक जीवन में आपने लिखा, पहला गतिशीलता भी आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और भी चीज़ों को, जैसे बैठने खड़े होने की सुविधा के लिए उपकरण। आप वैकल्पिक और आगमन संचार की यूज कर सकते हैं। प्रोस्टेटिक्स और आर्थोटिक्स भी कर सकते हैं। आर्थोटिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये एक प्रकार से आर्टिफिशियल अंग, जो कृत्रिम अंग होता है, जो ब्रेसिंग जैसे जो है आर्थोटिक उपकरण होते हैं, जहाँ पे शरीर के अंगों का रिप्लेसमेंट या वृद्धि की बात होती है। तो इसके अलावा मानसिक जो अवरोध और कमी की सहायता के लिए आइडियो टेप या प्लेजर इत्यादि जैसे आर्टिफिशियल का उपकरणों का प्रयोग कर सकते हो, वो भी आपका भौतिक सहायता में आ जाएगा। वाह संशोधन की बात करें, उसमें भी हो जाता है। बधिर व्यक्ति हो, दृष्टिहीन व्यक्ति हो, जहां आपने बड़े प्रिंट स्क्रीन लगाए हैं, कान की मशीन या दृष्टि सिस्टम या ब्रेल या आवाज़ संचार जैसे आउटपुट उपकरणों का प्रयोग करें, तो ये भी आपका भौतिक संसाधन प्रदान करने के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है। कंप्यूटर के उपयोग के संबंध में भी हो सकता है आपका। तो बहुत सारे ऐसे पार्ट बन सकते हैं आप लोगों के लिए, है ना। तो याद रखिएगा, समायोजन स्थापित करने में भी सहायता देता है, मतलब लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करता है। ये भी समाज कार्य का एक उद्देश्य बन जाता है। ये आपका ब्राउन कहता है। ब्राउन कहता है कि मानसिक समस्याओं का समाधान कर दीजिए, ये भी ब्राउन कह देता है। निर्बल जो वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके अच्छे जीवन व्यतीत करने के लिए उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करता है। योजनाएं वगैरह जो चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उनको जागरूक करके उन योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है, ताकि जो निर्बल वर्ग के लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। ऐसी बात होती है ब्राउन महोदय के द्वारा। और ब्राउन महोदय ने 4 इस तरीके की उद्देश्य के रूप में बात किए हैं। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। ब्राउन महोदय के 4 ऐसे उद्देश्य आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एक विद्वान है जिनका नाम है हैमिल्टन। हैमिल्टन महोदय ने कहा है इस बात में कि समाज कार्य 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। अभी आपने ब्राउन का 4 देखा है। अब गार्टन हैमिल्टन की बात करें तो गार्टन हैमिल्टन ने 2 प्रमुख बताए। पहला तो बताया था कि आर्थिक और शारीरिक कल्याण को लेकर, अर्थात आप ये कह सकते हो कि स्वास्थ्य एवं अच्छा जीवन स्तर को लेकर बात करने वाला विद्वान था हैमिल्टन। दूसरी बात इन्होंने कहा कि संतोषजनक संबंधों और अनुभवों द्वारा सामाजिक वृद्धि के अवसर प्रदान करना। तो ये 2 बातें हैं, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो और समझ सकते हो कि आर्थिक और सामाजिक कल्याण की बात होती है। वहीं पर बात अगर हम करें आर्थिक और सामाजिक कल्याण के अंतर्गत, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छा जीवन स्तर की बात के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी बात करते हैं हैमिल्टन महोदय। दूसरी बात करते हैं ये कि संतोषजनक संबंध और अनुभव द्वारा सामाजिक में वृद्धि किया जा सके और उनको अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा सके। आपको बता दूं, कुछ कीवर्ड्स हैं, चाहे तो आप कॉपी में लिख सकते हैं अपने। जब कभी भी पेपर में आप लोगों से अवसर प्रदान करने की बात करें तो आप उस ऑप्शन को सदैव सत्य मानिएगा, क्योंकि वो ऑप्शन हमेशा सही माना जाता है। जब कभी परिपक्वता की बात होती है तब भी आपका ऑप्शन वो सही जाता है, अवसर भी आपका सही जाता है, सक्रिय भागीदारी आपका ऑप्शन सही जाता है। ये कीवर्ड्स मैं बता रहा हूँ
जहाँ पे आप ट्रिक का यूज करते हैं, ऐसे ऑप्शन में अगर कभी नाम मिले तो आप उसे बेझिझक लगा के चले आइए। अवसर, परिपक्वता और भागीदारी। जी इसमें इसमें हैमिल्टन का नाम नहीं लेता अपना सर। नहीं, हैमिल्टन का नाम नहीं, आपको मैंने एक ऑप्शन बताया, ट्रिक बता रहा, हैमिल्टन का नाम नहीं, हैमिल्टन भी नहीं रहेगा तब भी आपको वो बात करेगा, सारे भी किसी में बात हो, किसी में भी बात हो, तो ये ऑप्शन हमेशा सत्य जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक पुनर्वास शब्द होता है, ये भी आपका सही जाता है ऑप्शन। कभी आप क्वेश्चन करके देखिएगा सोशल वर्क का, और जहाँ इस ऑप्शन में आए अवसर वगैरह और फिर आंसर की देख लीजिएगा, आपको वो हमेशा सत्य माना जाता है, सत्य ही होता है। मैंने बहुत सारे पेपर करा रखे हैं सोशल वर्क में, तो मुझे मालूम है। एक बार रिपीट करिए ये, अवसर, परिपक्वता, पुनर्वास, उसके अलावा सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी और आवश्यकता की पूर्ति। 5 लिख लीजिए आप सभी लोग, आवश्यकता की पूर्ति, 5 ऐसे शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर कहता है कि वृद्धि में आने वाली जो बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं को दूर करना और सेवार्थी की क्षमताओं को पूर्ण विकास करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब यही था कि एक तो वो आर्थिक और सामाजिक कल्याण की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो अनुभवों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे समाज में वृद्धि के साथ साथ उनको समाज में अवसर दे रहे हैं, यानी स्वयं करके बात करने की कोशिश करते हैं। आपने एक नाम सुना होगा लर्निंग बाय डूइंग करके, जॉन डेवी का नाम आता है, लेकिन ये बात हम जब एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तब जॉन डेवी का नाम आता है, लर्निंग बाय डूइंग का। लेकिन यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि समाज का में अगर आपको उसको विकास करना है तो उसको खुद कहिए कि वो करे, स्वयं करे। जब वो स्वयं से करता है अनुभव या एक प्रकार से अवसर देकर जब आप करवाते हैं काम, तो वहाँ पर उस व्यक्ति में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, सकारात्मक क्रियाविधि देखने को मिलती है, उस व्यक्ति में जल्दी वो चीज़ें आती है करके सीखने। किंडरगार्टन विधि इसी प्रकार को कोशिश करती है ना। किंडरगार्टन विधि नहीं, किंडरगार्टन विधि नहीं, स्वयं से करके सीखना। किंडरगार्टन विधि, हाँ ये शिक्षण, हाँ शिक्षण विधि के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो वो बेसिकली बालवाड़ी विधि होती है, जहाँ छोटे बच्चों को चीज़ों के साथ खेलते हुए सीख जाते हैं। दूसरे बच्चों और शिक्षकों के साथ साथ वो हमेशा क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। तो किंडरगार्टन विधि में बेसिकली एक नाम आता था उनका, विलियम फ्रॉबेल का नाम, विलियम फ्रॉबेल ने इस चीज़ को बताया था। और किंडरगार्टन विधि को जो संकल्पना दिया था, उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था पेस्टालोजी थे, लेकिन ये बेसिकली किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किंडरगार्टन विधि शैक्षिक विधि में आती है सर, जहाँ 3 से 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए प्लान किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों से सोशल वर्क में बात कर रहा हूँ, 3 से 5 साल के बच्चों पर बात नहीं कर रहा हूँ। बट आपने पूछ लिया है तो याद रखिएगा, किंडरगार्टन विधि बच्चों को खेल कूद के साथ शिक्षा देने की प्रणाली मानी जाती है, इसलिए इसे बाल विद्यालय भी, बालवाड़ी भी, बलोधान और किंडरगार्टन विधि के नाम से जाना जाता है। इतनी सारी विधियों के नाम से उसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी चीज़ें आप सबके लिए हो सकता है बना दे साइड से प्रश्न, बट याद रखिएगा। आगे बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रमुख उद्देश्य क्या है। कहता है कि मानवीय आवश्यकता विशेष रूप से वंचित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वंचितों को न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करता है। वस्तुतः समाज कार्य का सबसे प्रमुख उद्देश्य वंचितों की सहायता करना है, ताकि वे जीवन के न्यूनतम स्तर को वो प्राप्त कर सके। समुदाय में विद्यमान मनोसामाजिक समस्याओं के कारण का पता लगाकर उनका समाधान करना होता है और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण एवं मधुर बनाने का सहायता प्रदान करता है। ये भी प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। एग्जैक्ट अगर आपसे कहा जाए कि ये कोई हैमिल्टन के द्वारा नहीं दी गई है, इस बात को एग्जाम में याद रखेंगे आप सभी लोग कि ये नाम आ जाए और पूछ ले कि किसने कहा है, नहीं। हैमिल्टन का अगर पेपर में नाम आने वाला है तो ध्यान रखिएगा, एक नाम आएगा आर्थिक और शारीरिक कल्याण को लेकर, ये पॉइंट होगा। लेकिन जो एम्स के स्टूडेंट होंगे वो याद रखेंगे आर्थिक सामाजिक कल्याण के साथ साथ स्वास्थ्य और अच्छा जीवन स्तर, ये आपके एम्स में हो सकता है। और अगर यूजीसी में बात करूं तो आर्थिक और शारीरिक कल्याण हो सकता है ऑप्शन में। तो दोनों की बातों को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर पेपर में पूछेगा तो आप लोगों से संतोषजनक संबंध को नहीं पूछकर यह अनुभव द्वारा पूछेगा ऑप्शन में कि अनुभव द्वारा सामाजिक वृद्धि का अवसर देना ये किस विद्वान ने कहा है, तो गार्टन हैमिल्टन का नाम लगा के चले आइएगा। ठीक है, ये दोनों जगह पे आप लोगों को ध्यान रखना होगा, मेडिकल सोशल वर्क में भी और यूजीसी नेट के भी पेपर में भी याद रखना होगा। आगे बढ़ेंगे और एक और पॉइंट देखेंगे, और भी पॉइंट हैं कि व्यक्तियों में प्रजातांत्रिक मूल्य में यहाँ पे रखा गया है समता, भ्रातृत्व और समानता जैसे शब्दों को, स्वतंत्रता जैसे शब्दों को। तो याद रखिएगा कि व्यक्तियों में प्रजातांत्रिक मूल्य कौन कौन से,
किसका किसका विकास करना है हमें प्रजातांत्रिक मूल्य में। तो 3 चीज़ें आती हैं, एक समानता आता है इसमें, एक भ्रातृत्व आता है और एक स्वतंत्रता आती है। इनका विकास करना है और नागरिक अधिकारों की प्राप्ति में उसको मदद करनी है, यानी एक प्रकार से उसे सहायता देना है। सामाजिक उन्नति की बात होगी तो जाहिर सी बात है उसका विकास में विभिन्न अवसर तो प्रोवाइड कराएंगे, ये उद्देश्य तो बनेगा ही बनेगा। व्यक्तियों में सामाजिक समस्याओं और सामाजिक कुरीतियों के प्रति चेतना जागृत करना होता है, मतलब एक प्रकार की जो समाज में बुराइयां फैल रही हैं, जो समाज में असामाजिक तथ्य फैल रहे हैं, उनको रोकना है और लोगों को जागरूक करना है। उसके संबंध में लोग क्या करना है, जागरूक करना है। तो इसलिए इस चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए ये भी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और पॉइंट आती है, देखने को मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ एवं विकास के अनुकूल बनाकर उन्हें संतुलन बनाए रखना है और उसे सहायता प्रदान करना है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यदि किसी सेवार्थी को या ग्रुप या समुदाय को जब आप उसे शिक्षण प्रशिक्षण दे रहे हो या कोई भी आप क्रियाविधि करा रहे हैं, जिस वातावरण में या जिस पर्यावरण में आप उसे क्रियाविधि करवा रहे हैं, वहाँ का वातावरण एक अनुकूलित वातावरण होना चाहिए, एक सकारात्मक वातावरण होना चाहिए, ताकि व्यक्तियों को सही तरीके से समझाया जा सके और समाज की मुख्य धारा से व्यक्ति को जोड़ा जा सके। यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आपने एक शब्द पढ़ा होगा सामाजिक ताना बाना जैसे शब्द, जहाँ पे आपको बताता है समाज जो है एक जाल के रूप में, एक नेटवर्क के रूप में। और फिर आपने एक शब्द और छोड़ा होगा जोड़ तोड़, पर्यावरण जोड़ तोड़। जो पर्यावरण जोड़ तोड़ की बात करता है वही अनुकूलन की बात करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप मान लीजिए एक क्लास में बैठे हुए हैं और मान लीजिए एक मलिन बस्ती में आप गए और उस मलिन बस्ती में आपने देखा कि कोई विद्यालय नहीं है और विद्यालय जो है वो 5 किलोमीटर के आसपास है। दूर होने की वजह से आपने मान लीजिए सर्वे किया होगा और वहाँ पे आपको डिटेल मिला कि 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा इन बच्चों को एजुकेशन लेने के लिए। तो आपने क्या किया कि उस मलिन बस्ती में एक आपने कुछ ऐसा काम किया जैसे कि आपने, ताकि उनको एजुकेशन मिल सके, आपने शिक्षा प्रशिक्षण यानी कोचिंग सेंटर वगैरह टाइप का एक NGO खोल दिया या कुछ भी ऐसा काम करने लगे जिससे उस मलिन बस्ती के जो व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। और उस क्लास में अब आप शिक्षण प्रशिक्षण दे रहे हैं और वहाँ पे आप मान लीजिए उस क्लासरूम में आपने कोई पोस्टर लगा दिया, भड़कीला या रंगीन कोई पोस्टर लगा रखा है जिसमें बच्चे बार बार इनका अटेंशन इस पोस्टर की तरफ जा रहा है, तो आपने उस पोस्टर को क्या करना है, निकाल देना है। और वो जब निकाल के आप उस बच्चों को वहाँ उस क्लास में बच्चों को शिक्षण प्रशिक्षण दे रहे होते तो वो अनुकूलित अनुक्रिया बन जाती है। यानी आपने उस वातावरण को, उस क्लास को आपने क्या बना दिया, अनुकूल बना दिया। और अनुकूल बनाने की वजह से अब ये क्लास के जो बच्चे हैं, ये बच्चे अब आपकी पढ़ाई जो आप पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ें आप बता रहे हैं, उस पर वो लोग फोकस करना शुरू कर देंगे, ध्यान देना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब यही था कि पर्यावरण को स्वच्छ और विकास को अनुकूल बनाकर उन्हें संतुलित बनाना है और फिर उनको मदद करना है, यह आपका एक उद्देश्य बन जाता है। सामाजिक विकास हेतु सामाजिक व्यवस्था में उपेक्षित परिवर्तन लाना है और अनुकूलित परिस्थितियों को विकसित करना है, ये चीज़ें भी उसी को रिप्रेजेंट करती है। समाज में पाई जाने वाली समस्याओं के विरुद्ध स्वस्थ जनमत को तैयार करना है, ये बहुत ही ईजी है और सरल है। कहने का मतलब एक ऐसा आपको जनमत तैयार करना है, स्वस्थ जनमत, जहाँ पे आप लोग, जैसे कोविड के बारे में हो गया या कोई भी ऐसी बीमारी है जो फैल रही है आज के समय में, नई नई बीमारियों के नाम आप लोग देखते भी होंगे नेट पे, तो उन बीमारियों से संबंध में अगर आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके प्रति उन लोगों को चैतन्यकरण करना ज़रूरी है, चैतन्यकरण करना ज़रूरी है, एक प्रकार से जागरूक करना ज़रूरी है, और वो स्वास्थ्य के संबंध में। तो समाज में पाई जाने वाली ऐसी समस्याओं के विरुद्ध में ये सारा काम करना चाहिए, ये उद्देश्य बताता है आपका। व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना है, उसका सामना करने में विकासात्मक क्षमताओं में वृद्धि हो सके ताकि, और ये भी क्रियाविधि समाज कार्य के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, आगे और भी चीज़ें मिल जाएंगी। व्यवस्थाओं और प्रभावशाली जैसे मानवोचित प्रचलन करना ताकि लोगों को संसाधन और सेवाओं को उपलब्ध हो सके, लोगों को उन व्यवस्थाओं को जोड़ना जो उन्हें संसाधन और सेवाओं को अवसर दे सके, सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार विद्यमान अधिनियमों का निर्माण भी कराना, और वर्तमान विधान और अधिनियम से वांछित संशोधन करने हेतु जो है झुकाव या सुझाव देना, व्यक्तियों के सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना, व्यक्तियों के सामाजिक क्रियाओं को प्रभावपूर्ण बनाना, व्यक्तियों के यथोचित निर्देशन और आत्म सहायता की क्षमता का विकसित करना, व्यक्तियों में उसके जीवन को सुख और शांति का अनुभव करवाना, और शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन देना, ये भी समाज कार्य का उद्देश्य बन जाता है।
आगे बात करते हैं तो फ्रीडलैंडर ने दुखदाई और सामाजिक दशाओं में परिवर्तन और रचनात्मक शक्तियों का विकास करना, प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को और मनोचित व्यवहारों को अवसर की प्राप्ति में सहायता प्रदान करने के लिए 3 ऐसे उद्देश्य का उल्लेख किया है। अभी अभी हम लोगों ने देखा है ब्राउन के अकॉर्डिंग 4 ऐसे पॉइंट उद्देश्य में। फिर उसके बाद गार्टन हैमिल्टन के बारे में हम लोगों ने देखा है 2 ऐसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उद्देश्य के रूप में। बाकी कुछ प्रमुख उद्देश्यों पर भी हम लोगों ने चर्चा किया, लेकिन एग्जैक्ट उसका नाम नहीं आता है कि गार्टन हैमिल्टन नहीं दिया, लेकिन परंतु 2 जो आया है जो मैंने बताया था, जहाँ एक सामाजिक अवसर दे रहा था, एक तरफ मैंने स्वास्थ्य की बात कर रहा था, सामाजिक आर्थिक और कल्याण की बात कर रहा था, ये दोनों थे। अब हम बात करेंगे 3 ऐसे फ्रीडलैंडर के जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 3 के रूप में किसको किसको नोट करेंगे अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। कई आपको मिलेंगे। एक तो आपको मनोसामाजिक समस्याओं का समाधान करना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सामाजिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण एवं मधुर बनाना, व्यक्तित्व में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना, सामाजिक उन्नति विकास के अवसर उपलब्ध कराना, लोगों को सामाजिक चेतना में जागृत करना, पर्यावरण के स्वस्थ और विकास के अनुकूल बनाना, और अगर साथ ही साथ सामाजिक विकास और हेतु सामाजिक व्यवस्था के उपेक्षित परिवर्तन लाना, स्वास्थ्य जनमत तैयार करना, लोगों में सामंजस्य की क्षमता को विकसित करना, लोगों की सामाजिक क्रिया को प्रभावपूर्ण बनाना और लोगों में आत्म सहायता और क्षमता को विकसित करना, लोगों के जीवन स्तर में सुख और शांति का अनुभव कराना, समाज में शांति व्यवस्था को प्रोत्साहन देना, यानी मोटिवेट करते रहना। इसमें आप अगर चाहो तो नोट कर सकते हो। पहला तो आप ये याद कर लीजिए कि सामाजिक संबंधों में सौहार्दपूर्ण और मधुर बनाने के रूप में ये आपका फ्रीडलैंडर का नाम आता है। इसमें एग्जाम में पूछा जा चुका है। सामाजिक उन्नति और विकास के अवसर की बात करेंगे तो नाम के रूप में भी आता है फ्रीडलैंडर के रूप में। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा जहाँ पर आप लोगों से बात करेगा सामाजिक लोगों के सामाजिक क्रिया को प्रभावपूर्ण बनाना। सामाजिक क्रिया मतलब सोशल एक्शन को प्रभावपूर्ण बनाना। तो ये 3 ऐसे जो मैंने अभी आपको ढूंढ के बताए हैं, ये तीनों के तीनों जो है फ्रीडलैंडर की उद्देश्य के रूप में आ जाते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। समाज कार्य की कुछ मौलिक मान्यताएं होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मौलिक मान्यताएं। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों से MPPSC मेडिकल सोशल वर्क में पूछा जा चुका है पेपर में। गार्टन हैमिल्टन ने व्यक्ति और समाज अन्योन्यश्रित होता है, केवल इतना ही पूछा था बस, बाकी आगे ये नहीं लिखा हुआ आया था। यहाँ पर व्यक्ति और समाज अन्योन्यश्रित होते तो क्यों होते, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसलिए व्यक्ति और समूह और समुदाय के रूप में सेवार्थी की समस्या के समाधान हेतु सामाजिक दशा और परिस्थितियों का अवलोकन और मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। इस वजह से यहाँ पर व्यक्ति और समाज जो है दोनों अन्योन्यश्रित होते हैं। आप इसे कह सकते हो परस्पर भी बोल सकते हो, अन्योन्यश्रित को परस्पर भी बोलते हो। ये मौलिक मान्यताएं आती हैं। कभी कभी हमें विशेषताओं के रूप में भी ये देखने को मिल जाता है, परंतु ज़्यादातर क्वेश्चन जो आता है वो परिभाषा के रूप में आता है। और ये परिभाषा अगर हम बात करें गार्टन हैमिल्टन की है। जब कभी आपसे बात करें व्यक्ति और समाज अन्योन्यश्रित को लेकर तो एग्जैक्ट परिभाषा सोशल डायग्नोसिस मैरी रिचमंड की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ आपको एग्जैक्ट मिलेगा 1917 वाली में, ये भी परिभाषा के रूप में। याद रखिएगा आप सभी लोग, ध्यान दीजिएगा ऐसी पॉइंटों पर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? व्यक्ति और समाज एक रसिक यही बात बोली थी और इन्होंने भी यही न्यूज़ वाली बताया था। आपने 2 चीज बोली है ना? हाँ, गार्टन हैमिल्टन का नाम लिया है और मैंने 1917 में मैरी रिचमंड का नाम लिया है। मैरी रिचमंड परिभाषा के रूप में आएंगे, यहाँ विशेषताओं के रूप में आते हैं, मान्यताओं के रूप में आते हैं गार्टन हैमिल्टन महोदय जी। क्लियर है? बोलते रहिए थोड़ा बहुत। आगे बात करेंगे व्यक्ति और पर्यावरण के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं में आने वाली बाधाओं समस्याओं के प्रमुख कारण होती है, इसलिए समाज कार्य की क्रियाविधि का केंद्र बिंदु अंतःक्रिया होती है। मैंने एक शब्द बताया था कि समाज समूह कार्य में जो समूह के सदस्य होते हैं उन सदस्यों को केंद्र व्यक्ति या केंद्र बिंदु के रूप में माना है। वह विद्वान का नाम बताइए, ये बात किसने कही है? नहीं, HB ट्रेकर ने कहा है। हाँ, HB ट्रेकर ने कहा था, ये कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि व्यक्ति और पर्यावरण के बीच होने वाली जो अंतःक्रिया है, उन अंतःक्रिया में आने वाली जो बाधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का प्रमुख कारण होती है, इसलिए समाज कार्य क्रियाविधि का
केंद्र बिंदु होता है, या क्रिया विधि का केंद्र बिंदु होता है तो वो अंतः क्रियाएं होती हैं, याद रखिएगा। और जो अंतः क्रियाएं होती है, इन्हीं अंतः क्रियाओं में समस्याएं जो होती हैं प्रमुख कारण के रूप में उभर के आती हैं। और जब उभर के आती हैं तो उस समय जब आप क्रिया करते हैं तो उस क्रिया को केंद्र बिंदु माना जाता है। यहाँ एग्जैक्ट किसी का नाम नहीं आता है, परंतु अगर आप सेवार्थी की बात होगा या समूह कार्य की बात होगी तब एक विद्वान का नाम आता है, वहाँ विद्वान का नाम याद रखिएगा, एच.बी. ट्रेकर का नाम होगा। वहीं अगर हम बात करें, व्यवहार तथा दृष्टिकोण दोनों ही सामाजिक शक्तियों द्वारा प्रभावित होते हैं या किए जाते हैं, इसलिए सामाजिक शक्तियों में हस्तक्षेप करना आवश्यक होता है। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का स्क्रीनिंग होता है, इंटरवेंशन होता है। समझते हैं आप लोग हस्तक्षेप? हस्तक्षेप किसे कहते हैं, समझते हैं? हाँ जी सर। बताइए। कोई दो क्रिया हो या दो लोग हो, उनके बीच में जब हम हस्तक्षेप करते हैं, जैसे समस्या और व्यक्ति दो है और बीच में जब हम हस्तक्षेप करते हैं उसे इंटरवेंशन कहते हैं। जैसे कोई आपदा है और व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति उस आपदा से संबंधित है तो हम एक इंटरवेंशन का काम करते हैं, जिसे क्राइसिस इंटरवेंशन के नाम से भी जाना जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया अपने शब्दों में आपने बताया है, गुड। अगर हम बात करें यहाँ पे हस्तक्षेप को लेकर साधारण शब्दों में, तो आप इस तरीके से कहिएगा कि फिर बदल करने के लिए जो कुछ कहना, जो कुछ करना होता है वो बेसिकली हस्तक्षेप बताता है। कहने का तात्पर्य कि जब एक राज्य अपने दूसरे राज्य के मामलों में इस उद्देश्य से दखल किया जाता है जिससे या तो वस्तु ही विद्यमान स्थिति में बनाए रखा जाए या इसमें परिवर्तन लाया जाए, तो वह प्रक्रिया हस्तक्षेप कहलाती है। तो आपका काम हस्तक्षेप का होता है, स्क्रीनिंग होता है, इंटरवेंशन का होता है। आप क्या करते हैं कि व्यक्ति और समाज अभी बता रहे थे, तो व्यक्ति के अंदर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का आप मनोसामाजिक अध्ययन कर लिया, और मनोसामाजिक अध्ययन करने के बाद जब तथ्यों के आधार पे आपने निदान के लिए आपने जो तथ्य को एकत्रित किया, जहाँ पे आपने उपचार जैसे ट्रीटमेंट को लगाया है, रेमेडियल जैसे एक्टिविटी को संचालित किया है, तो वहाँ आपने हस्तक्षेप किया है। हस्तक्षेप करने का मतलब एक प्रकार का आपने फेर बदलाव किया है, परिवर्तन किया है। अनावश्यक और अनधिकार दखल देना भी एक प्रकार का हस्तक्षेप का पार्ट बन जाता है, परंतु आप अनावश्यक वाली क्रिया को नहीं जोड़ेंगे उसमें। यहाँ जो हस्तक्षेप हो रहा है वो बेसिकली फेर बदलाव का हो रहा है, इंटरवेंशन का हो रहा है, ठीक है। इस चीज़ों को आप जो जोड़ेंगे। व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई है, इसलिए उससे संबंधित आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की दशाओं का अध्ययन करता है। मतलब आप ये जान लीजिए एक बात, ये यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा। देखिए, जो परिवार परामर्श होता है वो परिवार परामर्श सूक्ष्म होता है। परिवार परामर्श सूक्ष्म SGPGI में अभी 6 नवंबर को पेपर था, उसमें पूछा गया था, और ये एक ऑप्शन में था सूक्ष्म। ये सही हो, सूक्ष्म बेसिकली केस वर्ग को रिप्रेजेंट करता है, सूक्ष्म। अब आप सोच रहे होंगे कि परिवार तो भाई 5 लोग का हो सकता है, 6 लोगों का हो सकता है, लोगों का, ठीक है, समूह का 4 लोगों का भी हो सकता है, 3 लोगों का भी हो सकता है। तो वो परिवार है तो कैसे केस वर्ग में कैसे होगा? नहीं, आप याद रखिएगा, परिवार एक यूनिट, एक इकाई के रूप में जाना जाता है, इसलिए परिवार केस वर्ग के अंतर्गत आएगा। कभी समूह वर्ग मत समझिएगा, ग्रुप वर्ग मत समझिएगा, परिवार एक केस वर्ग को समझिएगा। और यहाँ पे व्यक्ति जो है परिवार भी बोल सकता है, यहाँ पे परिवार भी लिख सकता है कि परिवार एक संपूर्ण इकाई है, व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई, बात सत्य है। और यहाँ पे जब सोशल वर्कर काम करता है तो उसके आंतरिक समस्याओं पर भी बात करेगा और उसकी बाह्य समस्याओं पर भी बात करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि केवल वो वाह का मतलब होता है कि वो समाज को बारे में केवल देख रहा है, सामाजिक पक्ष को देख रहा है, उसके आंतरिक पक्ष पर बात नहीं कर रहा है। पारिवारिक पक्ष हो गया, पड़ोस का पक्ष हो गया, ठीक है, घर का वातावरण हो गया, उस पर बात नहीं कर रहा है। जब हम बात करते हैं उसके आस पड़ोस के, उसके घर में उसके आंतरिक समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है, और क्या क्या बीमारी हो सकती है, तो ये आंतरिक पार्ट बन जाता है। बाह्य पक्ष सामाजिक पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों पक्षों पर आप लोगों को बात करना पड़ेगा, दोनों के अध्ययन करने पड़ेंगे, और दोनों में जो कंपलसरी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको बदलाव करने के लिए, उस पर आप हस्तक्षेप करके उपचार वाली टेक्निक लगा देंगे और काम करना शुरू कर देंगे। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर एक व्यक्ति का मनोसामाजिक अध्ययन करेंगे तो कम से कम 15 से 20 समस्याएं मिलेंगी।
उसमें आपको उन समस्याओं पे काम करना है जो उसको नीड है, जो उसको ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर काम करना है। तो याद रखिएगा ये भी, क्योंकि आपको साथ ही साथ में एक एक पॉइंट में प्रश्नों का पैटर्न में बताते चल रहा हूँ, इसलिए ध्यान रखिएगा कि प्रश्न एक बार पूछा गया था कि अभी मैंने बताया आपको यहाँ पे कि परिवार काउंसलिंग के रूप में, और साथ ही साथ आप लोगों से व्यक्ति एक संपूर्ण इकाई के रूप में है, तो व्यक्ति तो कम पूछा जाता है जितना परिवार पूछा जाता है। इसकी जगह पे जितना परिवार आता है पेपर में, याद रखिएगा परिवार काफ़ी ज़्यादा आता है। आगे बात करेंगे तो समस्या के अनेक स्वरूप होते हैं, बात तो ठीक है जी। परिवार सूक्ष्म में आएगा ना? हाँ, परिवार परामर्श जो होता है वो सूक्ष्म में आता है। परामर्श को मंत्रणा कहा जाता है, मंत्रणा। इसलिए इसके समाधान हेतु विविध प्रकार के ढंगों की आवश्यकता होती है। तो समस्या अनेक प्रकार की हो सकती है, अनेक स्वरूप है भाई, जाहिर सी बात है कि कई स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। याद रखिएगा समाज कार्य के कार्यों पे बात करें, उसके फंक्शन पर बात करें अगर हम लोग, तो क्या हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है हम सब के लिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सामान्यतः समाज कार्य के 4 प्रकार के कार्य होते हैं। एक कार्य होता है उपचारात्मक, एक कार्य होता है सुधारात्मक, एक कार्य होता है निरोधात्मक, एक कार्य होता है विकासात्मक। ये 4 ऐसे कार्य हैं जो आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एम्स का पेपर हो, चाहे हुआ यूजीसी नेट का पेपर हो। चारों के चारों शब्द इंपॉर्टेंट है। कार्य ध्यान रखिएगा, एक है उपचार। उपचारात्मक क्या होता है? उपचारात्मक इन कार्यों के अंतर्गत समस्याओं की प्रकृति के अनुसार, उसकी नेचर के अनुसार चिकित्सकीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोचिकित्सकीय और मानसिक आरोग्य से संबंधित सेवाओं को जब हम सम्मिलित करते हैं वो उपचारात्मक सेवाओं के अंतर्गत रखी जाती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मेडिकल सोशल वर्क या मेडिकल सर्विस हेल्थ की बात हो, या साइको मेडिकल सोशल वर्क की बात हो, या मानसिक आरोग्य के संबंध की सेवाओं की बात हो, तो वहाँ पे रेमेडियल जैसी एक्टिविटी या ट्रीटमेंट जैसी एक्टिविटी का संचालन होता है। तो ध्यान देने वाली बात है, पेपर में जैसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा चिकित्सकीय सेवाएं, स्वास्थ्य किससे संबंधित हो सकती हैं, मनोचिकित्सकीय, सामाजिक आरोग्यता से संबंधित जो सेवाएं आप प्रोवाइड एक सामाजिक कार्यकर्ता कर रहा है वो किसके संबंध में हो सकता है, तो वो याद रखिएगा उपचारात्मक के संबंध में हो सकता है, ना कि सुधारात्मक, ना ही निरोधात्मक, ना ही विकासात्मक कार्य, केवल उपचारात्मक। जहाँ एक प्रकार से अगर हम बात करें मेडिकल जैसे शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, आप तुरंत समझ जाना रेमेडियल जैसी एक्टिविटी यहाँ पे आएगा, ट्रीटमेंट जैसी एक्टिविटी आएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें सुधारात्मक कार्य की बात करें, इसमें व्यक्ति सुधार सेवा, संबंध सुधार सेवाओं को, सामाजिक सुधार सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ जब आप लोग जैसे सोशल वर्क में कई शब्द हैं, हमें अगर हम बात करें यूजीसी का पेपर की बात करें या मेडिकल सोशल वर्क की बात करें, उसमें कई शब्द आते हैं सोशल वर्क में, जैसे सामाजिक कल्याण हो गया, सामाजिक नीति हो गया, सामाजिक न्याय हो गया, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। सामाजिक आंदोलन, सामाजिक सुधार, सामाजिक ताना बाना, है ना, ये, और सामाजिक सेवाएं, सामाजिक रक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एक एक शब्द में। एक शब्द है आपका सामाजिक आंदोलन, एक शब्द है सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन होता क्या है? सामाजिक आंदोलन में अक्सर एकरूपता का अभाव पाया जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा, और सामाजिक आंदोलन का संबंध सामूहिक कार्यों से होगा, वही सामाजिक आंदोलन कहलाता है, पहली बात। दूसरी बात अगर हम करें, सामाजिक आंदोलन को एक ऐसा सामूहिक प्रयास बताया गया जो परिवर्तन लाता है, वही सामाजिक आंदोलन कहलाता है। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। बस फिर से रिपीट कर दूं, सामाजिक आंदोलन को एक ऐसा सामूहिक प्रयास बताया जो परिवर्तन लाता हो, वही सामाजिक आंदोलन कहलाता है। एक शब्द आता है सामाजिक सुधार, जिसको आप समाज सुधार का भी नाम दे सकते हैं। समाज सुधार क्या होता है? समाज सुधार, हर समाज में सांस्कृतिक पतन होता है जब समाज के लोग अपने रीति रिवाज और परंपरा को नकारते हैं, जिसके कारण उनके व्यक्तित्व का विकास और कोई भी कार्य प्रणाली विकसित नहीं हो पाती है। जैसे अगर हम बात करें भारत में वर्ण व्यवस्था, इन बुराइयों के कारण सामाजिक सुधार आरंभ हुए, परंतु
उतना सकारात्मक नहीं रहे। लेकिन अगर आपसे समाज सुधार पूछा जाए या कोई पूछ ले तो मैं आपको एक विद्वान का नाम बताता हूं, MS गोरे, सदाशिव गोरे। सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल वर्क की किताब लिखा था इन्होंने। तो MS गोरे महोदय ने क्या कहा कि सामाजिक सुधार का तात्पर्य है कि सामाजिक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना ही सामाजिक सुधार है। बस सामाजिक मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना है सामाजिक। मनोवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। प्रीति मैडम हो? प्रीति मैम, समझ में आ रहा है? हाँ मैं हूँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ। स्पष्ट हो रहा ना? हाँ सर। सर मैं बस ये मॉडल को इंग्लिश में जानना चाह रही थी, उपचारात्मक, सुधारात्मक, विरोधात्मक और विकासात्मक। अच्छा, ठीक है, अभी बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि सामाजिक सुधार किसे कहते हैं, तो आप लोग तुरंत यही जवाब दीजिएगा, सामाजिक सुधार किसे बोला जाता है? सामाजिक सुधार कहा जाता है सामाजिक मनोवृत्ति में परिवर्तन, मतलब सोशल जो एटीट्यूड है उसमें परिवर्तन ही सामाजिक सुधार कहलाता है। सुधारात्मक, एक प्रकार से ये जो शब्द है सुधारात्मक का, अगर हम बात करें इसके इंग्लिश में, तो यह एक प्रकार के रिफॉर्म जैसे शब्दों को प्रेजेंट करता है। सुधारात्मक जैसे शब्दों को प्रयोग में लाता है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अगर सुधारात्मक शब्द को अगर ध्यान रखना तो कहीं कहीं करेक्टिव भी आप कह सकते हो, रिफॉर्मेटिव भी आप बोल सकते हो। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा दोनों लोग। ठीक है, तो करेक्ट, अगर आप इसे करेक्टिव कहेंगे तो सबसे बेटर रहेगा सुधारात्मक कार्य को। ठीक है, करेक्टिव फंक्शन। ठीक है, याद रहेगा। आप एक अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने आता है एक शब्द और, निरोधात्मक कार्य। अब ये जो निरोधात्मक कार्य है ये क्या चीज बताता है? निरोधात्मक कार्य एक प्रकार से अगर हम बात करें तो इसको बोला जाता है निहिबिरोटरी। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, निहिबिरोटरी बोला जाता है, INHIBITORY। ठीक है, ये आपका क्या बन जाता है? निरोधात्मक कार्य बन जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के विविध प्रकार के कार्यक्रमों यथा उत्पादकता की जो दर में वृद्धि होती है, सॉरी ये तो मैं तो पढ़ रहा हूँ उसको विकासात्मक में, आर्थिक वाले। यहाँ पे देखिए, कार्यों के अंतर्गत सामाजिक नीति आती है, यहाँ पे सामाजिक नियम आता है, आपका जन चेतना उत्पन्न करने से संबंध में प्रौढ़ शिक्षा आती है, जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख होता है। प्रौढ़ शिक्षा की जो मिनिमम आयु बताई गई है वो 21 वर्ष है, 21 वर्ष है। तो यहाँ पे हम जब सामाजिक नीति और सामाजिक नियम और जन चेतना से उत्पन्न से संबंध में जब हम प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में कोई कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे हैं, अच्छा प्रौढ़ ही शिक्षा नहीं हो सकती है, यहाँ पे वृद्ध लोगों को आप कल्याण कर रहे हो। आप अगर हम बात करें किशोरावस्था को लेकर कार्यक्रमों पर बात कर रहे हो, या उनके लिए नीति बना रहे हो, नियम बना रहे हो, जन चेतना के संबंध में कोई कार्यक्रम संचालित कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो कि ये निरोधात्मक कार्य आपने किया है। जब सुधार की बात आती है तो वहां पर आपने किन शब्दों को जोड़ा? सामाजिक मनोवृत्ति को जोड़ा। यहाँ पे आपने किन शब्दों को जोड़ा? अवस्थाओं को जोड़ा, किशोरावस्था को जोड़ा, प्रौढ़ावस्था से लिया, वृद्धावस्था को रिप्रेजेंट किया। इसके संबंध में आपने कोई नीति बना दिया, अधिनियम बना दिया, नियम बना दिया, जन चेतना के संबंध में कोई कार्यक्रम बना दिया, तो वह आपका निरोधात्मक कार्य के अंतर्गत आ जाता है। एक आता है विकासात्मक कार्य। विकासात्मक को बेसिकली डेवलपमेंटल फंक्शन कहा जाता है। यहाँ पे बेसिकली आर्थिक विकास के विविध प्रकार के कार्यक्रमों यथा उत्पादकता की दर में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, आर्थिक लाभों को साम्यपूर्ण वितरण देना, उपभोक्ताओं के हितों में संरक्षण करना। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विकासात्मक डेवलपमेंटल फंक्शन में इकोनॉमिक डेवलप की बात करता है, जहाँ पर व्यक्ति की इनकम पर बात करता है। पर व्यक्ति की इनकम क्या होगी, उन पर व्यक्ति के इनकम को बढ़ाने की बात करेगा, नेशनल इनकम को बढ़ाने की बात करेगा, और साथ ही साथ वो विभिन्न प्रकार की जो उपभोक्ताएं का जो हित है उनके संबंध में उनको संरक्षण प्रोवाइड कराने की बात करता है। इन सारी जो एक्टिविटी की बात होगी, जहां फाइनेंशियल शब्द को जोड़ा जाएगा, वो विकासात्मक कार्य होगा। जहां आप लोगों को नीति जोड़ी जाएगी, योजनाएं जोड़ी जाएंगी, कार्यक्रम जोड़ा जाएगा, वह आपका निरोधात्मक होगा। जहां आपकी समाज की मनोवृत्ति को जोड़ा जाएगा, उसके साथ में समाज सुधार की बात होगी, व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाएगा, वह आपकी समाज जो है सुधारात्मक कार्य होगा।
और रेमेडी, ट्रीटमेंट बोला जाता है उपचारात्मक को, या रेमेडी भी आप कह सकते हो। जब आप मेडिकल शब्दों का प्रयोग करते हैं, मेडिकल सोशल वर्क, साइकोमेडिकल के बारे में, मेंटल के बारे में, तो इस शब्दों में इस तरीके की जब आप सेवा प्रोवाइड कराते हैं तो उसको हम लोग उपचारात्मक कार्य बोलते हैं। तो ये 4 शब्द थे, बहुत ही सरल थे, लेकिन केवल परिभाषा यहाँ पे जानना जरूरी था आप लोगों को कि परिभाषा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं बस। तो एक एक शब्द लिख के आप उसके सामने लिख सकते हैं ताकि उससे आपको आइडेंटिफाई हो सके कि आप किसको क्या कह सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक शब्द में बोला था सामाजिक ताना बाना। सामाजिक ताना बाना क्या होता है? सामाजिक नेटवर्क लोगों को जोड़ने का और सामाजिक संबंधों को स्थापित करता है। जहां मानव निर्मित की बात होती है तो वो सामाजिक ताना बाना होता है। सामाजिक ताना बाना, मैं बता दूं, सामाजिक ताना बाना का शब्द जो शुरुआत हुआ था सन 1930 में शुरुआत हुआ था। 1930 में शुरुआत हुआ था। इसका प्रयोग सबसे पहले रेडक्लिफ ब्राउन ने किया था, और याद रखिएगा इसकी एक अलग विधि बताई थी जॉर्ज होमस ने। सामाजिक ताना बाना का मैंने 3 शब्द बताया है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सामाजिक ताना बाना, सोशल नेटवर्क कहा जाता है इसको मैडम। इसमें सामाजिक नेटवर्क में होता क्या है, लोगों को जोड़ने का काम होता है, सामाजिक संबंधों को स्थापित करने की बात होती है, मानव निर्मित प्रयास होता है ये। और इन्हीं शब्दों को सबसे पहले अगर कोई प्रयोग में लाया तो सन 1930 के दशक में ये शब्द जो है लाया गया था, सामाजिक ताना बाना, सन 1930 में। और सबसे पहले इस शब्द को अगर सामाजिक संबंधों को समझाने का प्रयास किया तो उस विद्वान का नाम था रेडक्लिफ ब्राउन। यदि आपसे पूछे कि सामाजिक नेटवर्क को तैयार करके एक अलग विधि के रूप में मान लिया, मतलब आजकल इसको एक मेथड के रूप में जाना जाता है। सोशल नेटवर्क को किसके रूप में जाना जाता है? नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। पेपर में अगर ये प्रश्न पूछे तो 1951 में जॉर्ज होमस का नाम आएगा। जॉर्ज होमस ने विनिमय का सिद्धांत दिया था, एक्सचेंज थ्योरी दिया है, जिसको आप लोग लेन देन का सिद्धांत भी आप लोग कह सकते हो। याद रखिएगा, ये भी शब्द आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एक एक शब्दों को मैं बताते चल रहा हूँ, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये 6 प्रणाली, इस पर बात हो चुकी है हम लोगों की। समाज कार्य क्षेत्र रह गया है। कल आप लोगों से हम लोग बात करेंगे समाज कार्य के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मन में कोई डाउट आप लोगों का है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बताइए, कोई डाउट वगैरह है मन में, आप पूछ लीजिए।